तो क्लास 10th के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, मैथमेटिक्स के बाद में अपन साइंस के पेपर में भी तहलका मचाने वाले हैं। यहां पर देख सकते हैं मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको देखिए सेट ए, सेट बी और सेट सी डी ई एफ 6 तरह के सैंपल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहां पर अपन सेट ए को अच्छे से सोल्व कर रहे हैं। मैं आपको 6 मॉडल पेपर दूंगा और आप तो बढ़िया से शांति से धैर्य से मेरा साथ दीजिएगा। मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको वीडियो के देखते देखते ही सारी चीजें याद भी हो जाएं। ठीक है, कोशिश तो मेरी तरफ से पूरी करूंगा। अब लेकिन आप लोग सपोर्ट करोगे, मेहनत कितनी सार्थक होगी वो आप सभी के ऊपर निर्भर रहेगा। ठीक है, तो ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं मेहनत कर रहा हूं और आप भी मेरा सपोर्ट करिए और आप और हम दोनों मिलकर बढ़िया से अपन एमपी बोर्ड में तहलका मचाएंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स का पेपर आप सब जानते हैं कि वैसे का वैसे ही आया है जैसा अपन ने बताया था 6 मॉडल पेपर के तहत, चाहे आप बेसिक में थे या स्टैंडर्ड में थे। तो चलिए देर ना करते हुए अपन अब साइंस के पेपर की तैयारी करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? देखिए, आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करेगा? तो घास, बकरी तथा मानव। ठीक है, घास से बकरी आ गया, बकरी से मानव आ गया। ठीक है, इस तरीके से एक आहार श्रृंखला का निर्माण करेगा। अच्छा, मास्टर ग्रंथि का नाम क्या है? देखिए, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, इंसुलिन कहा जाता है कि थायराइड ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि का नाम दिया गया है। देखिए, मास्टर ग्रंथि जो है ना वो पीयूष ग्रंथि है। क्यों है ये? क्योंकि ध्यान रखना, स्टार करके लिख रहा हूं मैं बातों को, मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलता हूं। मैथ में भी बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किए थे तो ताकि समझ में अपना आप आ गया था। ठीक है, देखिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? तो ये अन्य ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है। लिख भी देते हैं यहां पर कि यहां अन्य ग्रंथियों के कार्यों, ठीक है पेन बदल लेते हैं, कार्यों को नियंत्रित करती है, को नियंत्रित करती है। ध्यान रखना है, कोई पूछ ले कि पीयूष ग्रंथि के कार्य बताओ भैया, तो ये घूम फिर के कार्य में भी आ गया कि ये अन्य ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है। समझ में आ गया है? चलिए अगला देखते हैं। यहां पर ये निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति निरूपित नहीं करता? यहां पर ये आई स्क्वायर आर, वी आई, वी स्क्वायर आर, ये सारे के सारे विद्युत शक्ति निरूपित करते हैं, लेकिन यहां पर आई आर स्क्वायर जो है ना वो आपका निरूपित नहीं करेगा। ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु का नाम बताइए। ठीक है, सबसे अभिक्रियाशील धातु है सोडियम, इसे हिंदी में सोडियम कहते हैं ना, Na इसका संकेत है, तो सोडियम इसको हिंदी में पढ़ते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ध्यान दीजिएगा, है ना, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है अनंत होती है। कैसी होती है? अनंत। पर यहां पर मैं 2 चीजें और ऐड करना चाहूंगा कि यदि कोई पूछ ले आपसे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसे होती है? तो उत्तल दर्पण की होती है पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक। ध्यान रखिएगा, धनात्मक। और अवतल दर्पण की, यहां से स्टार करके अवतल का भी लिख लो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो इनकी होती है ऋणात्मक। याद रहेगा, छोटी सी बात है, 3 चीजें यहां से बन चुकी है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो अनंत होती है, और उत्तल दर्पण की तो धनात्मक और अवतल दर्पण की ऋणात्मक। समय कम है पर लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो निश्चिंत रहो, मैं आपको 6 मॉडल पेपर प्लस स्पेशल पीडीएफ दूंगा। जिन बच्चों ने अभी तक मॉडल पेपर और स्पेशल पीडीएफ नहीं लिए ऐप से तो ले लीजिएगा, क्योंकि आपका ही चैनल है, आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं तो अपनी तरफ से 100% दे रहा हूं, वो मालिक ऊपर से देख रहा है। ठीक है बेटा, देखो कहा जाता है ना कि मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, लेकिन अपन कोशिश ना करें गलत बात है। अपने को कोशिश करते रहना है बस, है ना, मेहनत अपनी तरफ से 100% देना है। मैथ का पेपर कैसा गया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा गया है तो और अच्छी बात है, फुल के डेचरा होने की जरूरत नहीं है। यदि अपना थोड़ा बहुत
आउट भी चला गया पेपर, लगता है कि नहीं यार कि यार हमारा ने तो वीडियो नहीं देखा था आपका कि मॉडल पेपर नहीं किए थे, थोड़ा सा हम तो कम नंबर आए। तो बेटा साइंस के लिए मेहनत करो, क्योंकि रिजल्ट का जो परिणाम है वो 6 विषय मिलकर बनाते हैं, कोई एक विषय नहीं बनाता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या है? कीटोन है, कीटोन। ठीक है, ध्यान रखना है ब्यूटेनॉन का आपका अंत में जिसमें भी ऑन रहे, ऑन देखो प्रत्यय क्या इसमें? प्रत्यय ऑन है, देखो ध्यान से देखोगे तो जिसमें भी प्रत्यय ऑन रहे, ब्यूटेनॉन, ठीक है, हेक्सेनॉन, ठीक है, हेप्टेनॉन, तो ये इस तरह के रहेंगे आपके, उनमें आपका बेटा जिनमें प्रत्यय ऑन रहे वो आपका रहता है कीटोन समूह का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े भैया फटाफट जल्दी से। चलिए इंग्लिश मीडियम वालों को देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट इज ए फूड चेन, यहां से आपका बी ऑप्शन राइट रहेगा बाबूजी। ठीक है, प्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर मास्टर ग्लैंड का दूसरा नाम है। तीसरा जो है वो आपका रहने वाला है यहाँ से बी ऑप्शन राइट। फोर्थ नंबर की हम बात करते हैं तो यहाँ से सोडियम है, क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है आपकी? Na है। हिंदी मीडियम के साथ आप कोशिश करना करा करो, पूरा सॉल्यूशन दूंगा। क्लास लंबी रहेगी पर हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे क्लास को अटेंड करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो पूरी तैयारी करिए बढ़िया से ना। देखिए यहाँ से आपका जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है, और ब्यूटेनॉन का आपका हो जाएगा यहाँ से कीटोन समूह आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं क्या दिया है आपके सामने कि रिक्त स्थान दिए गए हैं ना, और रिक्त स्थान में क्या है? मेंडल का जो नियम है, मेंडल ने कितने नियमों का प्रतिपादन किया था? तो मेंडल ने वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया था, और मेंडल ने कितने नियम बताए थे आपके? पृथक्करण का नियम, ठीक है, प्रभाविता का नियम, इस तरीके से 3 नियम दिए थे, है ना। तो मेंडल ने वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया। कचरे का जो निपटान है एक गंभीर क्या है? पर्यावरणीय समस्या है। क्या है? पर्यावरणीय समस्या है। क्रियाएं मेडुला को नियंत्रित करती है, तो अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। प्रिज्म, देखिए प्रिज्म द्वारा रंग का प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। ध्यान रखना बैगनी रंग का, है ना, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। बेजानी हापी ना ला, और लाल जो है ना उसका विचलन सबसे कम होता है, तो बैगनी अपन लिख देंगे यहाँ पर। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट है। एक एसआई मात्रक तो पूछता ही, विद्युत विभव, ठीक है, विभवांतर, इस तरीके से आएगा। मैं सारी चीजें कॉन्सेप्ट करेंगे अपन, कोई घबराने की जरूरत नहीं है ना। आलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो आलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा। तो ईस्ट इसका उदाहरण है। उदाहरण पूछने के आलैंगिक जनन का एक उदाहरण बताओ, तो ईस्ट में आलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है भैया, हो गया। चलिए यहाँ से अपना पहला इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो मैं इसको भर देता हूँ ताकि उनको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर भर दिया है, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप बढ़िया से, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्या कह रहा है आपका? सत्य और असत्य है। तो हाइड्रा में कई टुकड़ों को काट देने पर प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर नया जीव का निर्माण करता है, इसे ही पुनरुद्भवन कहते हैं क्या? तो बिल्कुल सत्य बात है, ये तो क्या है? ये पुनरुद्भवन की प्रक्रिया ही तो है। स्त्रियों में XY गुणसूत्र होते हैं, देखो XY जो पाए जाते हैं ना पुरुषों में पाए जाते हैं, इसलिए ये बात हो गई आपकी असत्य, क्योंकि स्त्रियों में पाए जाएंगे आपके XX गुणसूत्र, ध्यान रखना है, और पुरुष में पाए जाएंगे, पुरुष में यहाँ पर ध्यान से देख लेना है, पुरुष में पाए जाएंगे XY, और स्त्री में कौन सा पाया जाएगा? स्त्री में पाया जाएगा XX। ठीक है, ईस्ट में जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है, तो ईस्ट में जनन मुकुलन विधि द्वारा ही होता है, बिल्कुल सत्य बात है ये भी। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो किसी दर्पण की फोकस दूरी को कहते हैं एफ। देखिए सूत्र पढ़ा नहीं पढ़ा अपन ने? एफ इज इक्वल टू R/2, ठीक है, फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस की हाफ होती है।
तो एफ इक्वल टू हो गया r/2। तो ये बिल्कुल सत्य बात है, फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, बिल्कुल सत्य बात है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में गोल्जी काय में पूर्ण होती है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। तो फिर किसमें पूरी होती है वो, तो यह तो बोल सकते हैं अपन हरित लवक, हरित लवक, या फिर उसको दूसरा नाम क्या कहते हैं अपन, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हो गया है। अब देखिए जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या? ठीक है, जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, हो गया भैया। चलिए पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब यहाँ से अपना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा, तो थोड़ा सा अपन छोटा करके उनको स्क्रीनशॉट देने की कोशिश करेंगे। यहाँ से पहला ट्रू है। ठीक है, ह्यूमन में आपका XY क्रोमोसोम से तो पाया ही नहीं जाता, XX पाया जाता है, तो इसलिए ये आपका फॉल्स हो गया है। ठीक है, ये आपका तीसरा जो है ये आपका ट्रू है। फोर्थ की बात करें अपन, तो फोर्थ आपका ट्रू रहेगा, फिफ्थ जो रहेगा वो फॉल्स रहेगा, और 6 नंबर में आपका फॉल्स रहने वाला है। हुआ भैया? चलिए समझ में आ गया इतनी चीजें। ठीक है, अच्छा मॉडल पेपर नहीं लिए है तो ईमानदारी से आपको मॉडल पेपर ले लेना है साथ में, है ना। स्पेशल PDF ऑटोमेटिकली जो बच्चा मॉडल पेपर लेता है उसे स्पेशल PDF वहाँ पर फ्री मिलती है। ठीक है, चलिए चलिए यार, पूरे तीनों सब्जेक्ट एक साथ खरीद लेना, 150 रुपये में आपका काम हो जाएगा, 50-50 से पड़ेगा एक एक का, है ना। देख लीजिएगा आपके इस तरह से बेटा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जिन बच्चों को ट्रस्ट है वो तो ले ही रहे हैं, जिनको नहीं लेना है उनके लिए तो मैं मर भी जाऊंगा नहीं, वास्तविक बता रहा बेटा, मैं मर भी जाऊंगा ना तो उन्हें भरोसा नहीं होगा कि मैं आपके हित के लिए ही कर रहा हूँ। देखो यार 2-4 रुपये पैसे तो, ये कारण क्या है कि हम भी 5-6 लोग हैं, तो 5-6 लोग का थोड़ा सा घर संसार कैसे चलेगा फिर। दूसरी बात एक और प्लस पॉइंट, तो अपन ने जो ऐप बनाया है ना वो 75,000 रुपये में बनाया, ये वास्तविकता है। ये देखिए रोजी रोटी है, रोजी रोटी समझते हैं, मेरी विद्या क्या रोजी रोटी एक तरह की, झूठी गणना बेटा, लेना है तो लीजिए, भनी मत लीजिए। 75,000 रुपये का लगभग इसमें अपना खर्चा आता है। ठीक है, और उसके पैसे मैंने अभी तो मात्र 10,000 रुपये ही दिए हैं। तो आप सभी का सपोर्ट भी चाहिए बेटा, ऐसा नहीं कि इसलिए वहां पर मैं थोड़ा बहुत पेमेंट ले रहा हूँ, बाकी फ्री दे देते यार, है ना। अब अपन भी ऐसे घरधनी अमीर नहीं है यार बाबू, है ना। ठीक है, जिन बच्चों को सपोर्ट करना कर सकता है, और फ्री और आप पैसा देखिए, एक चीज और जीवन में ध्यान रखना, मेरे से मतलब नहीं आप लो मत लो, ये चीज तो एक अलग चीज है। ठीक है बेटा, देखिए एक चीज होती है एक फ्री और एक पैसे वाली चीज, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, ये सब आप जानते भी हैं। फ्री वाली जो चीज होती है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। पेड जो रहता है ना, अरे यार पैसे दिए लगाए हैं यार, हाँ पैसे कब देता है, देना व्यक्ति पसंद करता है कि नहीं यार, हाँ उसे ट्रस्ट हो, हाँ चीजें रहे तो उसे लगेगा कि नहीं पैसे दिए तो वो पड़ेगा भी सही, वास्तविकता। तो ठीक है, भले आप आपके फादर मम्मी है ना, माता पिता से पहले आप आराम से इन चीज़ों को डिस्कस करिए, उनकी राय हो कि हाँ लीजिएगा, कोई अपने पास में ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ना। चलिए नेफ्रॉन का जो मिलान है, वो नेफ्रॉन का मिलान किससे होना चाहिए आपका, तो यहाँ वृक्क की संरचनात्मक इकाई से होगा। ठीक है, ये आपका पहला है। सिरिका में आपका जाएगा एसिटिक अम्ल। क्लोरोफिल की हम बात करते हैं, तो क्लोरोफिल आपका जाएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी। आनुवांशिक पदार्थ किसको कहते हैं, तो DNA को कहा जाता है। धातु यानी कि मेटल का जाएगा विद्युत की सुचालक होती है धातुएं। और संगमरमर का जाएगा CaCO3। ठीक है भैया इतना। चलिए आगे बढ़ें, तो ये यहाँ से आपका नेफ्रॉन है, तो स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, दूसरा जो है इसके अंतर्गत आपका एसिटिक एसिड आ जाएगा। क्लोरोफिल का आपका जाएगा यहाँ पर फास्फो। ठीक है, और मेटल का आपका रहने वाला है, सॉरी ये जेनेटिक मटेरियल में आ जाएगा DNA। और मेटल आ जाएगा आपका गुड कंडक्टर। और मार्बल का फॉर्मूला जो है आपका यहाँ पर इतना आ जाएगा, कर पाओगे आराम से। ठीक है, चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को आराम से। देखिए अम्लीय विलयन के पीएच का मान लिखिए। तो अम्लीय विलयन के पीएच का मान जो होता है 7 से कम होता है, ध्यान देना है, नोट करना है, 7 से कम। देखो 7 के बराबर हो गया, 7 के बराबर है तो उदासीन है, 7 से कम है तो ये तो अम्लीय हो गया इसी। 7 से अधिक आ जाए, 7 से अधिक का होगा क्षारीय।
हो गया। अच्छा, वायु की अनुपस्थिति में होने वाले शोषण को क्या कहते हैं? अवायवीय शोषण कहते हैं। क्या कहा जाता है? अवायवीय शोषण। ठीक है भैया, अवायवीय शोषण। आनुवांशिकी के जनक का नाम क्या है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल है आनुवांशिकी के जनक। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने आदि के लिए विशिष्टीकृत है? तो प्रामस्तिष्क। प्रामस्तिष्क। CaO, Cl2 यौगिक का प्रचलित नाम बताइए। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है इसका नाम, तो रासायनिक नाम, पर इसका प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण कहते हैं इसको। विरंजक चूर्ण, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है हमारा? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आपका रहेगा आंसर। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, हो गया इतना। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो राइट द पीएच वैल्यू ऑफ एसिटिक सॉल्यूशन, तो लेस देन 7, लेस देन 7। ठीक है, राइट द नेम ऑफ, तो यहाँ से आपका देखिएगा भर देता हूँ बेटा मैं पूरा एक साथ ही, ताकि स्क्रीनशॉट के माध्यम से समय कम लगे, क्योंकि अपने को पूरा सॉल्यूशन भी देखना है। चलिए, ये मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर भर दिया है। ठीक है, इससे आगे वाले जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बेटा एक साथ सॉल्यूशन के माध्यम से समझा देता हूँ, ताकि आपको कम समय में सारी चीजें प्रोवाइड हो सके। देखिए, उद्देश्य यही है कि आप अच्छा अंक प्राप्त करें, बस, और कुछ नहीं। तो ध्यान से, धैर्य से, मैं तो हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए रहेगा सॉल्यूशन। मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं है, लेकिन आप लोग सपोर्ट करोगे तो और अच्छे से अच्छे कंटेंट और लेकर आने की कोशिश करूंगा। देखिए, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति मेहनत करता तो मेहनत के पीछे फल का परिणाम की चिंता तो करता ही करता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। देखो, आप भी मेहनत करो तो एक न एक बार तो संकोच आते ही आता है, यार एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो ये मैं कोई फालतू यहाँ पढ़ नहीं रहा हूँ एक घंटे क्लास, ये तो 5 मिनट में स्क्रीनशॉट देकर निपटा देता काम। ठीक है, तो आप खुद समझदार है। ठीक है, इतनी चीजों को तो आप जानते हैं कि कुछ न कुछ तो क्वालिटी है अपने अंदर की, अपन इसलिए तो सारी चीजों को आपको सोल्व करके समझा भी रहे हैं। तो चलिए, आगे की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली। क्वेश्चन नंबर 6 से लगा के पूरे 23 तक के क्वेश्चन आंसर को मैं आपको समझा देता हूं। अब अपन क्वेश्चन नंबर जो 6 है उससे अपन पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। 23 तक के क्वेश्चन तक का पूरा सॉल्यूशन मैं समझाने वाला हूं। आशा करूंगा कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, और आपको यदि 75 के 75 नंबर चाहिए तो ये वीडियो जितना भी मैं आपको सॉल्यूशन समझाऊंगा, देखो बेटा यहाँ से मैं मेहनत करूंगा, समय लगेगा, तो आपका भी ठीक है ये फर्ज बनेगा, आपको भी मेहनत करना है। मैं जितनी मेहनत करूँ उससे दुगनी मेहनत आप करना। ठीक है, तो आप अच्छे से स्कोर अच्छा कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं अब बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें क्या कह रहा है कि F2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। F2 का मतलब क्या है? फ्लोरीन है। ठीक है, अब फ्लोरीन जो रहता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 9। ध्यान रखना है, परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 9। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, और दूसरी कक्षा में आया 7, और जो अंतिम कक्षा रहती है यानी कि अंतिम वाला, आखिरी वाला, उसे कहते हैं बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने बचे इसके? 7 बचे। ठीक है, क्योंकि पहले में तो 2 आ जाता है, दूसरे में 8 आता है। ठीक है, तो पहली में तो 2 हो गया, लेकिन दूसरे का 7, यानी इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एफ इस तरीके से कितने एफ है? 2 एफ है। इसकी तृप्ति कितने में होगी? तो 8 में तृप्त होगी, क्योंकि दूसरे वाले में 8 आते हैं। तो बेटा ये क्या रहेगा? देखो 2 2 4, ठीक है, 2 ये 6। इसी तरीके से इसके पास भी 2 2 4 और ये 2 6। अब इनके इसका भी एक रहा, इसका भी एक, तो ये क्या करेगा कि बेटा यार मेरा भैया तू मेरा एक, और इसका भी एक, दोनों का अलग अलग एक। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये करेगा 8। तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, ओए 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 ओए, तू भी मेरे को दे दे। नहीं एक और हो गया, 8 नहीं हुआ? ओए तूने लिया तो फिर मैं भी लूंगा, ले। ठीक है भैया, तो ये हो गया आपके फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। सिंपल है। सेम H2 का आता है बेटा ऐसा,
H2 का आ जाए आपके उसमें, तो H2 के में कुछ नहीं रहेगा। H में हाइड्रोजन जो होता है ना, उसमें केवल बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है बाह्यतम कोश में? एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पर एक तो इसका नहीं एक इसका, अब ये दो में दबेगा क्योंकि पहली कक्षा दो में तृप्त हो जाएगी, यानी एच जो है नहीं वो केवल दो में आत्मा भर जाए इसकी, तो इसका गोल घेरा ऐसा बना दें दो का, इसका गोल घेरा ऐसा बना, ये H2 हो गया। सेम इसी तरीके से अगला आएंगे तो बताते रहेंगे अपन। अब अथवा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया जो है इसको उदाहरण सहित है, तो देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? C2H4, ये हाइड्रोजन से क्रिया करेगा, संयुक्त होगा, किसकी उपस्थिति में होगा? तो ये होगा निकिल की उपस्थिति में। ठीक है, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। निकिल क्या है आपका? उत्प्रेरक है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब देखो यहां से आपका C2 हो गया, ये भी C2 ही है, और H6 बन गया। देखो ध्यान से, बन गया नहीं बन गया? क्योंकि H6 हो गया, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो C कितनी बार है? दो बार है, तो CH3 बात तो वही है। तो क्या हुआ है यहाँ पर? ध्यान से समझो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है वो हाइड्रोजन से संयुक्त हो रहा है, किसकी उपस्थिति में? निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो इस तरीके से निकिल उत्प्रेरक को ऊपर लिखना है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना देता है, तो इस अभिक्रिया को ही हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो कच्ची सामग्री है वो पौधा कहाँ से लेता है? तो भाई साहब सूर्य का प्रकाश सूर्य से लेगा। ठीक है, ऐसा लिखना आपको। क्लोरोफिल पत्ती से लेगा, पत्ती से। फ्रोम लीफ। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से। जल मृदा से। ये इसके आगे लिखना बेटा है, गलती से नहीं लिखा है। सूर्य का प्रकाश काई से? सूर्य से। क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, और जल मृदा से। बड़े आगे सेब उसी की से आपको लिख देना है। सनलाइट सन, क्लोरोफिल लीफ, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट, और वाटर सोयल। कर पाओगे भी यू? हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? देखो अम्ल क्या करता है? भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। अम्ल का काम क्या है कि भोजन के साथ जो भी हानिकारक जीवाणु आएंगे उन्हें नष्ट कर देगा, तथा माध्यम को कैसा बना देता है? अम्लीय बनाता है। लेकिन जब ज्यादा अम्ल की मात्रा बढ़ जाए तो एसिडिटी होती है। याद रहेगा कि हमारे आमाशय में अम्ल भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, माध्यम को अम्लीय बनाता है, लेकिन यदि इसकी अधिकता हो गई तो एसिडिटी होती है। हो गया भैया। अगला क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 स्वपरागन और पर परागन में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो परागन क्या होता है वो आपने पहले मैंने बता ही दिया है आपको। ठीक है, कई बार वीडियो बनाया जिसमें, यहाँ तो नहीं बताया पर कई बार मैंने बता दिया। तो देखो परागन कुछ नहीं होता बेटा। परागन ये है कि कोई पुष्प है, उस पुष्प में के पराग कोश से, इस पुष्प में ये भी फूल है, ये भी फूल है, ये भी फूल है, ये भी फूल है, ध्यान रखना। और एक और पौधा ये यहाँ है। ठीक है, ये पौधा हो गया, इसका फूल ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो इस पे ये बन गया इसका। इस तरीके से दो पौधे हैं ना बेटा। यहाँ पर पाया जाएगा, इसमें इसमें पाया जाता है पराग कोश। क्या पाया जाएगा यहाँ पे? क्या नाम कहते हैं इसको? पराग कोश। और इस पराग कोश में क्या है?
परागकण है। पराग कोश में क्या पाया जाएगा? परागकण पाया जाएगा। ठीक है, पराग कोश में क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। तो ये जो पराग कोश से परागकण है, ये वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। कहां तक पहुंचेंगे? वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। बस इस घटना को ही कहा जाता है आपका परागन। अब ध्यान देना है, ये तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि पराग कोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को हमने कहा परागन। लेकिन यदि ये उसी पुष्प में जाएगा, देखो ध्यान से, या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प में जाएगा, वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा परागकण। यदि परागकण उसी पुष्प में जाएगा या फिर किसी और पुष्प में जाएगा लेकिन पौधा एक ही है, तो उसको कहते हैं स्वपरागन। और पर परागन में क्या है? ये भले इसके धड़ पे ये यहां से यहां आया कूदा, तो पर ये पौधा क्या है? ये अलग है। तो यहां से यहां पे आया तो बेटा ये कहलाएगा आपका पर परागन, याद रह जाएगा। तो देखो, स्वपरागन के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है, क्योंकि पुष्प में नर और मादा दोनों होंगे, तभी तो उसी का उसी में आएगा। ठीक है, तो इसमें पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। अगला क्या कह रहा है? इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए बाहरी माध्यम की आवश्यकता होती है। समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्या कह रहा है कि दो पॉइंट समझ में आ गए कि स्वपरागन के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है, इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। बाहरी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए बाहरी माध्यम की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक पौधे से दूसरे पौधे तक किसके द्वारा जाएगा? या तो हवा के द्वारा जाएगा, पानी के द्वारा जाएगा, कीट के द्वारा जाएगा, किसी न किसी के द्वारा तो जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा आपका? कि इसके लिए बाहरी माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला, इसमें बीजों की संख्या कम होती है, इसमें बीजों की संख्या अधिक होती है। इसके बीज आकार में छोटे होते हैं, इसके बीज आकार में बड़े होते हैं। इसके पुष्प आकर्षक गंधहीन तथा मकरंदहीन होते हैं, इसके पुष्प आकर्षक सुगंधित तथा मकरंद युक्त होते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हमारे। और पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र, तो ये आपको पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र इस तरीके से बना लेना है। ये बना पाओगे भैया? चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अमीबा में द्विखंडन की विधियों का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है आपको। तो स्वच्छ नामांकित चित्र आप इस तरीके से बना सकते हैं, ये बना आपके सामने। अब है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। देखिए, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या है? बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ माथापच्ची काम नहीं है। कैसे होगा? देखो, लैंगिक जनन जो होगा ना, वो मनुष्य में होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में मत जाओ, ज्यादा डीप में मत जाओ। अभी लैंगिक जनन जो होगा मनुष्य में होगा, और मनुष्य में नर अलग रहेगा, मादा अलग रहेगी, माँ अलग रहेगा ना, बाप अलग रहेगा अलग अलग। चलो ठीक। अलैंगिक जनन है कीड़े मकोड़े भी आ गए इसमें, और इसके अलावा पेड़ पौधे भी आ गए। अब पेड़ पौधा में वही तो माँ है ना, वही डगला से अपने झाड़ लगा तो वही माँ है ना, वही बाप हुआ, डगले झाड़ के बनाएगा नया के। समझ में आ गई बात? नहीं तो जब ऐसा कंडीशन आए कि जब दो जनक भाग ले, तो वो हो जाएगा लैंगिक, और जब एक जनक भाग लेगा तो उसे कहेंगे अलैंगिक। समझ में आ गया है कि लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं और अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेता है। इसमें युग्मक उत्पन्न होते हैं, इसमें युग्मक उत्पन्न नहीं होते। इस प्रक्रिया में निषेचन होता है, इसमें निषेचन नहीं होगा। देखो ध्यान देना, देखो भैया, निषेचन निषेचन तीन शब्द पकड़ लो तुम, तो अंतर याद है। निषेचन, युग्मक और युग्मनज। देखो, लैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेंगे? दो। अब बोलो,
लेगी जनन में दो जनक भाग लेते हैं, इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है, इसमें युग्मनज बनते हैं, इसमें युग्मक भी बनते हैं। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो कि लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं, इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। लैंगिक जनन में युग्मनज बनते हैं, लैंगिक जनन में युग्मक उत्पन्न होते हैं। आया समझ में? इसका ठीक विपरीत इधर कर दो कि इसमें एक जनक भाग लेता है, इसमें युग्मक उत्पन्न नहीं होते हैं, इस प्रक्रिया में निषेचन नहीं होता है, इस प्रक्रिया में युग्मनज नहीं बनते हैं। सिंपल तो बात है यार। अच्छा, अर्धसूत्र विभाजन होगा, इसमें अर्धसूत्र विभाजन नहीं होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की आनुवांशिकता क्या है। देखिए प्रश्न क्या पढ़ रहा है कि हेरेडिटी क्या है ना, इंग्लिश मीडियम का नीचे रहा है, ठीक है। तो आनुवांशिकता क्या है, देखो ये व्हाट इज हेरेडिटी आएगा, है ना व्हाट इज पॉलिनेमेशन आ जाएगा, यहाँ पर लिख दिया किसी ने गलत, कोई दिक्कत नहीं है। आनुवांशिकता क्या है, देखो जब, ठीक है, ऐसे लक्षण जो जीव अपने माता पिता से प्राप्त करता है, सीधी सी बात है। तो जो लक्षण है आनुवांशिक लक्षण, उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचना ही क्या कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है, ठीक है। वो एक लक्षण एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं तो उन्हें कहते हैं आनुवांशिक लक्षण, और लक्षणों का इस तरह पहुंचना ही क्या कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। परिभाषा पढ़ो कि प्रत्येक जीव अपने माता पिता से लक्षणों को प्राप्त करता है। करेगा नहीं करेगा, तुमने प्राप्त करे नहीं करे, का तुम्हारी नाक, किसी का मुंह, किसी का कान, ऐसे कैसे दाई जी पे गया नहीं गया, माई पे गया होगा, किसी नहीं गया होगा दाई जी पे। तो प्रत्येक जीव अपने माता पिता से विभिन्न लक्षणों को प्राप्त करता है तथा इन लक्षणों की वंशावली के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना ही क्या कहलाता है, आपका आनुवांशिकता कहलाती है। यानी कि जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, और उनका पहुंचना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही क्या कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी के अथवा वाला कि मेंडल के स्वतंत्र अपूयन के नियम को समझाइए। मेंडल का स्वतंत्र अपूयन का नियम क्या कह रहा है, इस नियम के अनुसार जीवों के लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से युग्मकों या संतान में जाते हैं। ठीक है, फिर से बोलो, क्या बोला, लिखना है अपने को कि इस नियम के अनुसार जीवों के जो लक्षण है एक दूसरे को प्रभावित करे बिना स्वतंत्र रूप से संतान में या युग्मकों में जाते हैं। अतः लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है। अर्थात इसका मतलब क्या है, एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती। इस प्रकार के अपूयन को ही स्वतंत्र अपूयन का नियम कहते हैं। देखो देखो अब यहाँ पे लिखेगा, इसको पढ़ लो एक बार, अब सही साट हो जाएगा आपका कि इस नियम के अनुसार जीवों के जो लक्षण है वो एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से युग्मक या संतान में जाते हैं। इस तरह एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती, तो इस प्रकार के अपूयन को ही स्वतंत्र अपूयन का नियम कहते हैं। बाकी ये चीजें आपको करना चाहो तो कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा रहेगा गोल गोल छोरीदार, ये जो बीज है ये उठ के यहाँ लिखाएगा, ठीक है, जैसे आर या वाई वाई, ठीक है। इधर आ जाएगा आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब यहाँ से अपन ने जैसे मान के चलिए इसका आर आया है और इसका वाई आया, दोनों में से एक कोई से ले लिया, आर वाई हो गया। इसके पास भी दो है, इसके पास में आर आर है, ये वाई वाई है ना, तो इससे आर और वाई ले लिया अपन ने। तो इस तरीके से जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, आर, इसका भी आर बोना, एक लंबा और एक बोना, तो इस तरीके से गोल और पीले बीज प्राप्त होंगे। ये लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं तो बेटा इसमें आपका काम हो जाएगा तृतीय परिभाषा में। हो गया हो गया भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए।
इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा Na2O और MgO के निर्माण को दर्शाइए और इन यौगिकों में कौन से आयरन उपस्थित होते हैं। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम का नीचे दिया है बेटा, ये इसका आंसर रहा आपके सामने है। कर सकते हो, कर लवाओगे, ये तो आपने कर भी लिया होगा मेरे हिसाब से। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, यशत लेपन और अमलगम किसे कहते हैं। देखो यशत लेपन किसे कहते हैं, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को, ठीक है, लोहे पर जस्ते की जो परत है, यानी कि जिंक मतलब होता है जस्ता, जिंक का मतलब क्या होता है, जस्ता होता है। तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना है, क्या कहलाता है, यशत लेपन कहलाता है। अच्छा ये क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाया जाता है। लोहे पर और इस्पात पर जंग से बचाने के लिए उस पर क्या करेंगे बाबू, जिंक की परत चढ़ा देंगे, जस्ते की परत चढ़ा देंगे, बस इसी को कहते हैं यशत लेपन। अमलगम क्या है, अमलगम का मतलब क्या है कि जब किसी धातु जैसे जस्ते आदि पर पारे का लेप चढ़ाएंगे, मरकरी का, ठीक है। यशत लेपन में क्या है, उसमें जिंक की परत चढ़े तो क्या हो गया भैया, बोलो, आपका क्या यशत लेपन हो गया। अमलगम क्या है, कोई भी धातु है जैसे जस्ते हो गया, अब इस जस्ते के ऊपर पारे का लेप लगाना है, ठीक है, तो वहां धातु पारे के साथ मिलकर पारे की मिश्र धातु बनाती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, अमलगम कहा जाता है। लेंस क्षमता से आप क्या समझते हैं, देखो लेंस क्षमता क्या है, किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित एक बिंदु पर एकत्रित करने की, जैसे ये था ये था ये था ये था ये था, तो ये हो गया, और अपसारित यानी यहाँ से न्यू 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 सब दूर फैलाना, यानी एक जगह इकट्ठा करना और फैलाना, एक जगह इकट्ठा करना और फैलाना, इन दोनों की क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। सीधी सी तो बात है, सिंपल सी बात है, कोई रटने की जरूरत नहीं। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित और अपसारित करने की क्षमता, क्या शब्द है अपने पास में, अभी अभिसारित है बेटा ना, अभिसारित मत लिखना, अभिसारित और अपसारित करने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका मात्रक क्या है, तो इसका ऐसा ही मात्रक है डायोप्टर। लेंस की क्षमता होती है 1/f मीटर में, किसमें, मीटर में। हो गया भैया, इतना कर पाओगे नहीं कर पाओगे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, हो गया, ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होते हैं, और इसकी लेंस की क्षमता का जो सूत्र है वो क्या है, लेंस की क्षमता है P = 1/f मीटर में, बस ऐसा भी लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से ले सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पावर ऑफ ए लेंस, व्हाट इज यूनिट पावर ऑफ ए लेंस, तो द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज द एंड डिवरीज लाइट। हो बहुत जी बढ़िया याद है, इंग्लिश अपने पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम का अपने पढ़ने की बात बस की बात नहीं, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। कम याद बेटा, इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ाया, सीधी सी बात है, क्यों झूठ झाड़ बोले, हिंदी मीडियम पढ़ाते, हिंदी मीडियम पर पूरा फुलफाल ज्ञान है, ठीक है बाबू। अच्छा, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। देखो कुछ नहीं है, उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो यहाँ करके क्या लिखेंगे अपन, F बराबरी पे R/2 हो गया, ठीक है। अपन जानते हैं यहाँ क्या दिया है उसने, वक्रता त्रिज्या दी है, तो वक्रता त्रिज्या कितनी, 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो R बराबरी पे हो गया 32 सेंटीमीटर, और सूत्र जानते हैं अपन, F बराबरी पे R/2, तो F बराबरी पे 32/2 यानी कि 16, तो 16 क्या आ गया सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में उत्तर लिख देना, बस सीधी सी बात है, ठीक है भैया। वक्रता त्रिज्या R बराबरी पे 32 सेंटीमीटर है, ऐसा लिख सकते हैं, और फोकस दूरी F बराबरी पे R/2 सूत्र होता है, ठीक है, तो करके लिख देना। ये लो साहब, सवाल खत्म हो गया। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है, कोई भी अंतरिक्ष यात्री है उसको आकाश जो है नीला नहीं दिखाई देगा भैया, कैसा दिखाई देगा, काला, क्यों, क्योंकि इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि अधिक ऊंचाई पर, ठीक है, जब अंतरिक्ष यात्री अधिक ऊंचाई पर होते हैं तो उनके लिए
उनके उनके पास या उन तक प्रकर्णित प्रकाश नहीं पहुंच पाता जो धरती से टकरा रहा है सूर्य के द्वारा, और वो अपनी आंख में प्रवेश करता है। इस कारण से अपने को आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला। ठीक है, अब जब ज्यादा दूर आसमान में है तो धरती से भैया ये यहाँ चले गए, अब धरती से प्रकाश जो यहाँ तक ही पहुंचा, अब नहीं पहुंच पाया तो भाई सब आकाश उन्हें काला काला ही दिखाई देगा, ब्लैक कोबरा। सही में आया कि चूंकि अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं, इसलिए उन तक प्रकर्णित प्रकाश नहीं पहुंच पाता, इसलिए वो आकाश नीले की अपेक्षा उन्हें काला दिखाई देता है। बस सीधी सी बात हो गया। प्रकाश के प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन का नामांकित चित्र बताओ। यानी प्रकाश का अपवर्तन का चित्र बताना है अपने को, और वो किससे बताना है, प्रिज्म से बताना है, जो कि आपका ये आपके सामने है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। ठीक है, यहाँ पर श्वेत आ जाएगा। ठीक है, बेजान यहाँ पे नाला, आप सब जानते हैं, और ये चित्र है, नाम आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कर सकते हैं। कर लोगे जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। देखो, विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित कीजिए। विद्युत धारा की परिभाषा नहीं पूछी उसने। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को धरनी मतलब दर, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, लाइट कहते हैं, करंट कहते हैं भैया। ठीक है, करंट आएगा, लाइट नहीं आएगा, लाइट मतलब कुछ प्रकाश हो, करंट। समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा अब अपन ने क्या लिखा है बेटा, आवेश प्रवाह की दर, तो आवेश हो गया, दर यानी क्या होता है बेटा, समय, दर यानी कि समय हो गया है। ठीक है, और इधर हो गया विद्युत धारा यानी कि आई। अब देखो ध्यान देना है, आई का जो एसआई पद्धति मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। ध्यान से सुनना, एम्पियर। आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है, ठीक है, कूलाम। आवेश का मतलब एसआई मात्रक क्या, कूलाम होता है, और समय का होता है सेकेंड। समझ रहे हो, इतनी सी बात ध्यान रखना है, नोटिस करना है। कौन सी, एक तो एम्पियर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, और समय का हो गया बेटा सेकेंड। तो जब 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 एक सेकेंड में एक कूलाम आवेश विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब एक सेकेंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का जो मान होगा वो भी कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। तो पूरी लाइन बोलो, आदि बोली थी इसलिए थोड़ा पटा गए अपन। ठीक है, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से, इस वर्ड को जोड़ दो यहाँ पर, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से एक सेकेंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित करते हैं, तो उस विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। हो गया भैया। अगला है आपका, विद्युत परिपथ में उपयोग आने वाले निम्न अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाइए। विद्युत परिपथ में उपयोग आने वाले निम्न अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाना है। विद्युत सेल है बेटा, प्लग कुंजी है, तार है, विद्युत स्विच है। तो इनका आपको याद रखना ही रखना है। 10 नाम है पूरे, और 10 के 10 में यहाँ पर नीचे बता देता हूँ आपको, ये रहा है आपके सामने। देखो सबसे पहले क्या है हमारा, सबसे पहले है आपका विद्युत सेल। तो सेल बनाने का बहुत बढ़िया उपाय, देखो इस तरीके से डंडा खींचो, इस तरीके से डंडा खींचो, कलर बदल लो, पहले तो बात खत्म करो। ठीक है, देखो तो कैसे डंडा खींचना है, बिल्कुल देखो भैया ध्यान से, इस तरीके से खींचा, इस तरीके से खींचा, यहाँ पर बड़ा खींच दो, यहाँ छोटा खींच दो। बड़ा वाला हमेशा धन रहेगा, छोटे वाला ऋण रहेगा। तो ये बन गया आपका सेल। क्या बन गया है, सेल। और इसी सेल में यदि और जोड़ दो सेल का आगे, इसी लाइन खींचा, यहाँ पे बड़ा है, यहाँ छोटा है, फिर ये क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, यहाँ छोटा जाएगा, फिर आगे बढ़ाएंगे तो इधर कौन आएगा, बड़ा आ जाएगा, फिर छोटा जाएगा। तो इस तरीके से सेल में सेल जोड़ा तो बन जाती बैटरी। ठीक है, समझने की कोशिश करना बाबू। यदि अपन ने इस तरह करके और ये छोटा कर लिया, ये कर दिया, तो ये प्लस और माइनस, ठीक है, क्या बन गया, सेल। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे, ये लाइन पे उंगली धर लो, इस लाइन पे उंगली धर ली, अब इस दो बड़ा कर दो, फिर छोटा जाएगा ये। अब ये छोटे के बाद में कौन आएगा, बड़ा, ये हो जाएगा। समझ में आ गया बात नहीं।
और बस इस तरीके से ये छोटा खत्म। यानी कि धन से शुरू करना है तो ऋण पे खत्म करना, और क्या है। तो ये बन जाएगा आपका बैटरी। अच्छा, स्विच का मतलब क्या है? स्विच का मतलब ये बटन नहीं है, ये इस तरह की बटन नहीं बनेगी, नहीं तो खट को दबाना खुट हो जाए। तो स्विच मतलब क्या है? खुली स्विच है ये, ठीक है। तो खुली स्विच को किस तरीके से लोगे? इस तरीके से ढक्कन लगा देना बस ये, और इसमें बीच में टपकी लगा दी, टिपकी, तो ये बंद कुंजी हो गई है ना, बंद स्विच हो गया। ओपन स्विच, क्लोज स्विच। तार संधि, तार संधि, तार संधि में कुछ नहीं है, ध्यान से देखना है। ये आपको लाइन खींचनी है। और ये पहले के जब छोटे छोटे थे ना, हम तो क्या करते थे, पहले क्या है, पूरे गांव में एक डीपी रहती थी। कोई बचपन, कोई गांव ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा होगा तो उसे पता होगा कि पहले जब 24 घंटा वाली लाइट नहीं थी, जिस आप तब तुम्हारी उम्र में तो आ गई है, हम छोटे छोटे थे जब बेटा ना, छोटी छोटी उम्र में लाइट नहीं रहती थी, तो डीपी बल जाया करती थी, जल जाती थी। 2-2 3-3 महीने तक गांव में लाइट नहीं आती साहब। तो 2-2 3-3 महीने तक लाइट नहीं आती, तो कई एक आधा भैया कहीं करता, खेत की इनकी लाइट ले आता टुब्बेल उब्बेल वाली गाँव में से। अब ठीक है, जैसे मान के चलो अपना घर ये यहाँ है, ठीक है, अपना घर ये यहाँ है। अब वो तो लाइट मांगो तो लाइट दे नहीं, पर लाइट तो चलाना। अब रात में चलाना गुपचाप। अच्छा, कट कर लो, कट कर लो, ठीक है, कट कर लो अपन, तो लड़ाई हो जाए। तो अपन क्या करते थे, मान के चलो अपना घर ये यहाँ है, ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, ये घर अपना यहाँ है। तो अपन क्या करते, घर में से एक डोरी हटता रात में, और धीरे से यूं करते, ठीक है ना, समझ में आ गया भैया? नहीं, और यहाँ की जगह अपन ने इसमें धीरे से यहाँ लपेट दिया, कट का ऊपर। तो कट के ऊपर लपेट दिया, तो वो तो हो गया तार संधि, ठीक है। पर अब ऐसा नहीं कर सकते थे बेटा, अब बिना संधि का तार करना क्रॉसिंग। बिना संधि का तार क्रॉसिंग मतलब क्या है कि भैया उसकी उसकी डोरी खराब नहीं होनी चाहिए, कबर अपना काम हो जाना चाहिए, लाइट बजाए। तो अपन क्या करते थे मालूम तेरे को कि भैया वास्तविक में करा बेटा, ऐसा है ना बचपन में, ये इस तरीके से अपन जैसे अपन गुड़िया उनके पास में रहते थे, कांटा निकालने के लिए पिन पिन रहती, तो उस पिन को अपन घुसा देते इससे, लो साहब खत्म। तो ये है बेटा, कट नहीं करा अपन ने, डोरी को छेला नहीं है, उसमें क्या कर दी, घुसा दी, उसमें पिन घुसा दी, वो डोरी ओल्ड घर लाइट चलेगी। आधी रात में चला था, दिन में डलता वापस, मालूम नहीं पड़े, फिर चेक करना था तो कबलों का धड़े तो रहती सी डोरी, ठीक है भैया। तो ये हो गया बेटा बिना संधि वाला तार क्रॉसिंग, याद रहेगा। मैंने अभी तक आपको बताया है, यदि मैंने इस तरीके से बता दिया तो बोलो इसको बोलेंगे तार संधि। मैंने इस तरीके से बता दिया बाबूजी तो बोलो बिना संधि वाला तार क्रॉस, तार क्रॉसिंग और बिना संधि के। विद्युत सेल, विद्युत सेल बताओ कैसे बनेगा विद्युत सेल? ये रहा विद्युत सेल, फिर ठीक है, इसमें बड़ा इसमें छोटा, फिर ये बड़ा इसमें छोटा, ये क्या बन जाएगा आपका बैटरी, ठीक है। बैटरी के बाद में जाएगा स्विच, स्विच का जाएगा ये यहाँ से ये, ठीक है, और स्विच बंद, बंद स्विच, बीच में टिपकी मार दो। तार संधि, तार संधि का कुछ नहीं करना, यहाँ से ये क्या तार संधि, बिना संधि की तार क्रॉसिंग, ये हो गया भैया यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब अगले अगला क्या है, विद्युत बल्ब। बल्ब क्या है, बल्ब बनाने का तरीका देखो, तुम इधर देखो, ये लो साहब, एम लिख बना दीजिए, एम एम बनाना है ऐसे, ऐसे बनाना है, और इधर भी डंडा इस दो, इधर भी डंडा इस दो, ये क्या बन गया विद्युत बल्ब है, ठीक है, बना दोगे। विद्युत बल्ब के बाद में जाओ प्रतिरोधक, प्रतिरोधक का चिन्ह देखो ध्यान से, इधर करना है। अब पहले नीचे नहीं करना है, नीचे नहीं खींचना, शुरुआत में आपको ऊपर खींचना है ऐसे, फिर अब नापा जाए नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे। अब जब यहाँ से ऊपर था तो लास्ट में कहाँ छोड़ना है, नीचे लाके छोड़ना, बस खत्म। इतनी सी याद तो रह जाएगी, पक्का? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा, 10 है, 10 में से 4 नंबर के तो बिल्कुल आते आते हैं, ये बात ध्यान रखना है। इसलिए मैं थोड़ा सा प्रेशर दबाव डाल के यहाँ रुक गया हूँ ना, शांति से बता रहा हूँ आपको, है भैया, ठीक है। हो गया भैया, प्रतिरोधक हो गया। अच्छा, परिवर्ती प्रतिरोधक में कुछ भी नहीं है, यहाँ से इस तरीके से बना दिया, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, खत्म। और परिवर्ती प्रतिरोधक में कुछ नहीं करना, या तो ये फिर इस तरीके से बना दो, या फिर तुम इसमें इस तरीके से जैसे क्रॉस लगा नहीं लगा यहाँ पे, इस तरीके से क्रॉस बना देना। कर पाओगे नहीं कर पाओगे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अच्छा, एम्पियर, एम्पियर सॉरी एम्पियर गलत बोल दिया मैंने, एमीटर या ना आमीटर, आमीटर में कुछ भी नहीं है, ये आपका पहिया हो गया है,
इधर रहता प्लस वाला पहले, इधर रहता माइनस वाला, और आमीटर है तो ए लिख देना। और सेम इसी तरीके से वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर में केवल क्या करना है, उस डिब्बे के अंदर भी लिख देना, बस धन का और ऋण का। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो खजूर, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। कर पाओगे? कर ही लेना, 4 नंबर का पक्का है। अच्छा, अम्ल और क्षार में अंतर देखो। अम्ल अम्ल जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं? तो अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे। अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल स्वाद में किस तरह के होते हैं? खट्टे होते हैं। क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, ध्यान रखना है। खाटा बुरुश जो लगेगा वही सारा का सारा है अम्ल, और यहाँ पर जो कड़वे लगेंगे वो है आपका क्षार। अच्छा, अम्ल जो होते हैं लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ये तो आपने पढ़ा भी है, पूरी साल भर हो गया। लिटमस पत्र क्या होता है? ठीक है, कागज का एक टुकड़ा होगा, ठीक है, टुकड़ा बनेगा जिसको अपन जैसे डुबाएंगे तो लाल रंग का रहेगा, ठीक है। तो लाल का है तो नीला हो गया, तो समझ जाना कि वो अम्ल नहीं है, क्योंकि लाल को नीला करने वाला अनीला नीर है, क्योंकि नाम याद रखना अनीला। अनिल्या ओ अन्या, अन्या सुन लो अन्या। तो अनीला, आ से अम्ल, नी से नीला, और ला से लाल। तो अम्ल क्या करता है? अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता बाबूजी? लाल, मेरे लाल, समझ लो लाल, ठीक है। तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अच्छा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। अच्छा, इसका पीएच मान 7 से कम होता है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक है। अम्ल क्षार को उदासीन कर देते हैं, क्षार अम्ल को उदासीन कर देते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा बेटा, ये जल में विलय होकर हाइड्रोजन धन आयन बनाते हैं, ठीक है, याद रखना। इधर है ये क्वेश्चन टेक का मतलब है कि ये मिसप्रिंट हुआ, यहाँ पर टाइपिंग नहीं हो पाई है ना। तो क्या बनाते हैं? ये जल में विलय होकर एच धन आयन बनाते हैं, और ये जल में विलय होकर OH ऋण आयन बनाते हैं, याद रहेगा। तो बेटा मेरा उद्देश्य क्या है? आप अच्छे अंक प्राप्त करें, बस सीधी सीधी बात है। अच्छा, ये क्या है? मैं तो पढ़ा दूंगा, पढ़ा के चला भी जाऊंगा, वीडियो बना के मैं फुर्सत हो जाऊंगा, ठीक है। पर आपको मेहनत करनी है बाबू, वीडियो को रोक लेना है। आप क्या करो, कॉपी हाथ में रखो, अभी तक नहीं किया है ना तो कॉपी रखो, एक क्वेश्चन हो जाए उसके बाद में कोशिश करो कि नहीं यार इसमें से हिंट अपन ने देख ली कि हिंट में अपन जैसे चिराप्टे कर देन करते हैं। चिराप्टे का मतलब क्या है? जैसे अपन ने अम्ल और क्षार में अंतर भी देखा है, तो एक तरफ अपन लिखो अम्ल बड़े तरीके से, ये देखो यहाँ अपन यहाँ पे जैसे इंग्लिश मीडियम पर चिराप्टे है ना, यहाँ पर अपन लिख दिया बेटा अम्ल, लिख दिया क्षार। अपन ने बोला अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ये अपन हिंट हो गई, ठीक है। खट्टा हो गया ना, ये कड़वा होगा। दूसरा, इनका पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम। इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक है। तीसरी बिंदु क्या है? ये अनीला, अनीला अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, बस। ज्यादा नहीं तो 2 नंबर का आता, 3 नंबर का कर लिया अपन ने, लो साहब खत्म। अम्ल क्षार के उदासीन कर देगा, क्षार अम्ल के उदासीन कर देगा, लो साहब, और क्या। जब एसिडिटी बढ़ेगी ना, बढ़ती ना, फाकी नहीं फाकी, नहीं फाकी तो फाक ले जाओ। समझ में आया बाबू? देखिए मेरा उद्देश्य यही है कि आप अच्छा स्कोर करें। जो बच्चे अभी तक एप्लीकेशन के अंदर नहीं जुड़े हैं, जिसने ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। उससे आपको पता चल जाना है किस तरीके से आपको ऐप खोलना है। और पेड कोर्स वाले पोर्शन में जाना, पेड में पैसे तो लगेंगे, वैसा 200 से 250 रुपये, 300 रुपये तक भी लग सकते हैं, ऑफर के हिसाब से काम है। यदि एक सब्जेक्ट का खरीदोगे तो 100 का पड़ेगा, यदि 6 का एक साथ खरीदोगे तो 300 में काम हो जाएगा, यानी 50 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है। और 50 रुपये तो आप अभी जाओगे, आपको पता है, ठीक है। हाट बाजार रहता है या कोई सा भी दिन रहता है, कहीं पर भी जाते हो तो भाई साहब दिन भर में 50 रुपये, ज्यादा नहीं तो 2 दिन में तो खाई जाओ। और यदि पढ़ाई पर की बात करें, देखो बेटा ध्यान रखना है मेरी बात, हमेशा इंसान जो है वो सफल इसलिए नहीं हो पाता है कि उसको वास्तव में जहाँ पैसे खर्च करना रहता है वहां पैसे खर्च नहीं करता।
फालतू जगह पे पैसे खर्च कर देगा। अभी हाल कहीं की चीज अच्छी चीज आ जाएगी, वो कि ना काका चला नहीं, वो वही सब वो एक वो छोरी वो नीचे से दबाए होंगी अपना ऊपर वो कान का कान खड़ा होए, ठीक है, वो उसमें फालतू पैसे में दांत हाथ हिड़ने की दो, अब दांत हिड़ने लग गा, ठीक है भैया। पर ऐसी अकल नहीं है कि नहीं यार कि भैया अच्छी जगह पैसे लगाएं बेटा। अपने माता पिता को समझाओ कि ये जो चैनल है ये मॉडल पेपर प्रोवाइड कराता है बेटा, कोई असली पेपर नहीं है, पर मेरे द्वारा जो बताए गए मॉडल पेपर है ये यदि आप कंप्लीट करोगे तो डंके की चोट पर कह दूं, एक तरफ असली पेपर रखना और एक तरफ मेरे द्वारा बताए गए, कम से कम ज्यादा नहीं तो 6 मॉडल पेपर दूंगा, 6 में से 4 ही रख लेना आप तो, और उसमें से भी 75 से 80% तक पेपर में नहीं आई नहीं तो मैं कोचिंग ही पढ़ाना छोड़ दूंगा। और क्या कहूँ, इतना ट्रस्ट से इतने विश्वास से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पूरी चीजें रिसर्च करने के बाद ही मैं बताता हूँ, फालतू चीजों में मेरे पास समय नहीं है, और मैं ऐसे बच्चों को मुझे चाहिए भी नहीं कि जो वास्तव में अपने माता पिता की नाक कटवाना चाहते हैं, ठीक है, जो नहीं पढ़ना चाहते उनकी जरूरत नहीं है, फालतू कमेंट करने मत आओ। हाथ जोड़ के निवेदन है दादा, हाथ जोड़ के कि आप फालतू कमेंट करने मत आओ, क्योंकि यहाँ पर इसी बच्चे का, यहाँ पर उन बच्चों के लिए मैं साथ दे रहा हूँ, उन बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप खुद देखना कि ये वीडियो की क्लास कितनी लंबी रहेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं तो भैया अभी ऐसा थोड़ी यार मेरे को लपा छप्पा मार के ना भी चला जाता, मैं तो आपके लिए क्यों मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा है और उसे नंबर कम आए, बस सीधी सी बात है। पर कुछ नकटे, कुछ नाक कटे ऐसे होंगे कि जो अपने माता पिता का नाम रोशन करना ही नहीं चाहते। भाई साहब मेरे पास से कोर्स मत लो, मैंने ये नहीं कहा कि कोर्स खरीदो यदि बल्लम चंद की वाह यदि माता पिता का मान सम्मान बढ़ेगा, अरे मेहनत तो कर लो, वो भी तो नहीं हुई तुमसे। ईमानदारी से आप तो अंतर आत्मा से पूछ लो कि हाँ क्या मैंने 10वीं के लिए साइंस के लिए ईमानदारी से मेहनत करी, और अंतर आत्मा कहते कि हाँ करी, तो भाई साहब आप बिल्कुल परसेंटेज बने या नहीं बने, पर आपने अच्छा काम किया है, आपकी तरफ से आपने आपका 100% दिया है, ठीक है भाई। इस चैनल इस वीडियो पे व्यू आए, मेरे कहने से कोई बच्चा जुड़े नहीं जुड़े, मेरा कर्म क्या है मैं आपको बताऊंगा, रास्ता मेरी मेहनत है, यदि मेरी मेहनत सफल होगी, ठीक है, मेरी मेहनत में दम होगा तो अपने आप आपके अंतरात्मा कहेगी नहीं यार इनके साथ अपने को जुड़ना चाहिए, ये व्यक्ति मेरे को थोड़ा ईमानदार दिख रहा है, ठीक है। तो जानता अपन भाषण वाली बात नहीं, नहीं तो भाई साहब मैं तो भीतर से खकोल दे ऐसा आदमी हूँ, ठीक है। कि क्या क्या है, क्या समझते हो तुम अभी व्यक्ति अपने आप को समझ ही नहीं हो बेटा, तुम मेरे से मतलब नहीं, आप तुमको भी खुद को भी समझ नहीं रहे हो, अभी भी तुम बस अय्यासी गिरी में इधर है, ठीक है। वो भाई इधर से तीतरा इनंग आंख फाड़ रहा, वो उधर आंख फाड़ रहा, मैं फालतू बातें नहीं करता था, सीधी सी बात है, टाइम पास करने का समय रह ही नहीं नल्ला यार, बात क्या करूं यार। पर ठीक है आप अच्छे से पढ़ो यार बाबू, मेहनत करो, मेहनत करो, बस एक ही ऑप्शन है, पर मेहनत भी स्मार्ट मेहनत करो, ठीक है भैया। पता चल रहा है कि पूरा सिलेबस इतना बड़ा है, अब उसमें से पूरा कोर्स पढ़ने जाओगे तो तुम्हारे दाई जी से नहीं पढ़ाए, ठीक है। तो मॉडल पेपर कंप्लीट कर लो बेटा, समय बचता है तो अलग से पढ़ो, मैंने ये नहीं कहा कि यार हम ही कलेक्टर है साहब, हमारा नहीं बनोगा यदि तुम टॉपर बनोगा, कहीं भी पढ़ो बेटा, है ना। चलो जहाँ समय निकल रहा है, जहाँ भाषणबाजी हो गई होगी कि बच्चों को जो समझदार है उनके हिसाब से तो मैंने अच्छी चीजें बता दी, और बाकी भाषण समझ लिया हो तो भाई साहब भाषण समझ के सुन लिया, नेताजी की जय, ठीक है। आगे बोलो, धोने का सोडा यानी कि कपड़े धोने का सोडा की बात चल रही है, और बेकिंग सोडा यानी अपन गाँव में जो बोलते हैं मीठा सोडा, बोलते नहीं बोलते। अब सबसे पहले जो धोने का सोडा है उसका उपयोग आपको सबको ही पता है, काय काय में उपयोग करें धोने के सोडे का, घरों की साफ सफाई में इसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग कांच साबुन कागज कागज उद्योग में होता है, ठीक है। धोने के सोडे का उपयोग किस किस में होगा, तो इसकी उपयोग साफ सफाई में होगा, इसका उपयोग ठीक है कांच साबुन कागज उद्योग में होता है। अच्छा बेकिंग सोडे का उपयोग आप सब समझते हैं, मीठा सोडा पेट की अम्लता को खत्म करने, कभी कभी भाई साहब बनाया था पार्टी आर्टी में दाल बाफले दे ठोस कर दे ठोस ठोस, अब पेट में भी कह घुस, ठीक है हुस, ठीक है। तो भैया क्या हुआ, पेट फूल गया, पेट फूल गया तो उस समय अपन फाकते मीठा सोडा, तो वही क्या है पेट की अम्लता को दूर करने में, ठीक है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है, इसका उपयोग बेकरी के उपयोग बनाने में किया जाता है, नमकीन 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 बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, चिप्स पापड़ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। वो क्या बोलते वो आजकल वो तुम्हारा वो टोपी पहरी दे, जन्मदिन जन्मदिन पे क्या काटो तुम, वो केक, केक काटो नहीं काटो भैया, तो वो केक केक बनाने में, ठीक है। बेकरी में केक बना, बेकरी के शायद उसको नहीं बेटा, हाँ जो भी है ना, ठीक है। अब मेरे को तो पता नहीं है लल्ला कब जन्म होगा, माँ से पूछो तो उतरता असारने लगतो कुआरने की,
ओ की बहादू का दन नो की पश्चिमी थी बेटा, दन तुम्हारे याद नहीं है। क्या कह के बताएगा दादा, कहीं मालूम कब हुए तो जन्म, हमारे नहीं मालूम। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बाबू, HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल ग्लूकोज जैसे यौगिकों में अम्लता के अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ये, ठीक है, नहीं होते बेटा, जब तक मैंने क्या प्रश्न अलग पढ़ देखे। हाँ, ऊपर वाला अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करता है, नीचे वाला अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। तो देखो सीधी सी बात है कि जिसमें हाइड्रोजन धनायन रहेगा वो अम्ल का व्यवहार करेगा, अब जिसमें एच धनायन नहीं रहेगा वो अम्ल का व्यवहार नहीं करेगा। सीधी सी बात है। फिर से सुन बोलूं, एच धनायन को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन मतलब हाइड्रोजन धन आयन, ठीक है। और एक और रहता है H3O धन आयन, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो बोलो, अब जो करेंगे उसमें अम्लता का गुण प्रदर्शित करेंगे, सीधी सी बात है। तो क्या बोल रहा हूँ, शुरू की लाइन वैसे वैसे टिप टिप पे लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, H धनायन और H3O धनायन बनाते हैं, ठीक है। बोलो लाइन जल्दी से, बोलने की रखिए मेरे साथ। HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में आयनित होकर, कहाँ से लिखा है, यहाँ से लिखा है जलीय विलयन, बस ये जलीय विलयन में क्या हो रहे हैं, ये आयनित हो रहे हैं, आयनित का मतलब विघटित हो रहे हैं, और हाइड्रोजन आयन, यानी ये भी मत बोलो नाम, यानी ये भी मत बोलो नाम, बोलो भैया अब बोलो, लो बताओ, ठीक है। HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं और H धनायन और H3O धनायन बनाते हैं, जिसके कारण विलयन में अम्लता के अभिलक्षण प्रदर्शित होते हैं। अब जबकि फलाना सिंह ढिमका सिंह ये यौगिक आयनित नहीं होते हैं, आयनित नहीं होते हैं तो H धनायन नहीं देते हैं, नहीं देते हैं तो अम्लता के लक्षण अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं, ठीक है। तो नीचे कैसे कैसे लिख देना कि जबकि एल्कोहल एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक आयनित नहीं होते हैं, इसलिए उनके विलयन में अम्लता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। कर पाओगे भैया। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। चलिए इधर देखो आगे, अब अगला क्या है, विरंजक चूर्ण एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। विरंजक चूर्ण, देखिए विरंजक चूर्ण क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम से C हो गया, ऑक्सी के लिए O हो गया, क्लोराइड के लिए Cl2 हो गया। बोलो Ca, बोलो जल्दी से CaO, तो CaO Cl2, बोलो भैया, ठीक है। तो क्या नाम है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, बोलो जल्दी से बोलो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, CaOCl2, ठीक है। उपयोग क्या है, कागज एवं कपड़ों के विरंजन में, कीटाणुनाशक के रूप में, हो गया भैया। अच्छा इसके नीचे क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो नाम है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, इसका पूरा नाम क्या हिंदी में लिख दिया है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध जल योजित, ठीक है भैया। यहाँ पर देखो बेटा, ये देखो कैल्शियम, जिसका नाम यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, क्या लिख दोगे, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कसोनट कूड़ो पानी, कसोनट कूड़ो पानी। अच्छा कसोनट का मतलब क्या है रे, अच्छा कसोनट का मतलब क्या है, तो कसोनट का मतलब ये है कि, ठीक है, कसोनट का मतलब ये है कि 4 नट है तो का 100 होगी, कितना नट है, कसोनट, અને कुड़ दो पानी, कितना पानी कुड़ दो, आधा लीटर 1/2 H2, लो साहब, कसोनट कुड़ो पानी। समझ में आएगी नानी, ओ नानी, ओ ओ, ओ झिंगुर, झिंगुर थारी को, हाँ हाँ थारी को झिंगुर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए हो गया भैया, आगे बढ़े।
अरे जुलूस बढ़ाने वाला हूँ, बढ़ी तो गए। उपयोग में है टूटी हड्डियों को पर प्लास्टर चढ़ाने में, मूर्तियां बनाने में, खिलौने बनाने में, सजावटी वस्तु बनाने में। ये अलग अलग चाहो तो अलग अलग पॉइंट लिख सकते हो, मूर्तियां बनाने में, खिलौने बनाने में, सजावटी वस्तु बनाने में और साँचे बनाने में। ठीक है, मूर्ति का साँचा बना एक ना वो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से इसको कर लेंगे, कंप्लीट हो गया। अच्छा, अगला क्या कह रहा है अपना क्वेश्चन नंबर 17 कि पारितंत्र किसे कहते हैं और पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। पारितंत्र किसे कहते हैं और पारितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका क्या है। देखिए, पारितंत्र में क्या है, जीव, ठीक है, जीव मतलब जैविक और अजैविक घटक, ठीक है, मिलकर क्या कहलाते हैं, पारितंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है भैया, पारितंत्र की परिभाषा यदि सिंपल परिभाषा में बात करूं आपसे तो सिंपल परिभाषा में बता देता हूं, मेरे पास लिखी हुई है एक जगह और। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी टप पड़ रही है। तो पारितंत्र, राम राम जय राजा राम, हे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। वो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अरे आचमनी अर्धान आरती, आज यही रे मेहमानी, आचमनी अर्धान आरती, आज यही रे मेहमानी। अरे कहाँ ढूंढ रही हो प्रश्न, मिल जा फटाफट। अरे सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, आजा राम आइए, प्रभु राम आइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, वो सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। देखो बेटा, पारितंत्र का मतलब क्या है, तो जैविक और अजैविक घटक सम्मिलित रूप से पारितंत्र कहलाते हैं। बस इतना सा लिखना। जैविक, अरे यार कैला पड़ा है, हाँ, जैविक और अजैविक घटक मिलकर क्या करते हैं, पारितंत्र कहलाते हैं। मतलब जैविक, ठीक है भैया, तो जैविक घटक और अजैविक घटक सम्मिलित रूप से पारितंत्र कहलाते हैं। जैविक घटक एवं अजैविक घटक सम्मिलित रूप से पारितंत्र कहलाते हैं। बस इतना सा लिख पाओगे। अच्छा, पारितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका क्या है, ठीक है, हाँ, बस इतना सा लिख देना पारितंत्र में बेटा। अच्छा, पारितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका क्या है, देखो अपमार्जक क्या है, अपमार्जक मृत पौधों, जानवरों और जैविक अपशिष्ट पदार्थों को विघटित करते हैं। अब जब ये विघटित करेंगे, मान के चलो कीड़ा मकोड़ा है जो सड़े गली चीज उनके खराब करेगा और सड़ाएगा कुछ ज्यादा ज्यादा, ठीक है। अब जहाँ ज्यादा सड़ाएगा तो ये सड़ा देंगे और इससे पोषक तत्व तो पुनः मिट्टी में मिल जाएंगे जो पौधों द्वारा दोबारा उपयोग में किए जाएंगे। इस प्रकार अपमार्जक पोषक चक्र को बनाए रखते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ सहायता प्रदान करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि अपमार्जक जैसे बैक्टीरिया और कवक मृत पौधों, जानवरों और जैविक अपशिष्ट पदार्थों को विघटित करते हैं। इससे क्या होगा, पोषक तत्व पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं और जो पौधों द्वारा दोबारा उपयोग में कर ले जाएंगे, क्योंकि पोषक तत्व वापस दोबारा उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार क्या हो जाएगा, इस प्रकार अपमार्जक क्या करते हैं, पोषक चक्र को बनाए रखते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ भी चीज याद नहीं रहे बेटा, तो ये क्या है, ये सड़े गले सड़े गले मृत मृत जीवों का भक्षण करते हैं। दूसरा, ठीक है, ये अपमार्जक ये यहाँ पोषक चक्र को बनाए रखते हैं। यहाँ इस प्रकार अपमार्जक, तो अपमार्जक पोषक चक्र को बनाए रखते हैं। नंबर 3, ये पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहायता देते हैं। खत्म। मतलब कैसे लिख दो, कोई जरूरी थोड़ी क्या साहब ऐसे लिखोगे, है ना। आगे बढ़ाएं जुलूस।
बोलो बोलो बोलो। आहार श्रृंखला और खाद्य श्रृंखला में अंतर। आहार श्रृंखला और खाद्य श्रृंखला में अंतर। तो देखो आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला और खाद्य श्रृंखला में अंतर है। तो आहार श्रृंखला में क्या है, देखो आहार श्रृंखला भोजों को भोजन सॉरी आहार श्रृंखला क्या है, जीवों की भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को दर्शाती है और खाद्य श्रृंखला जीवों के बीच ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाती है। ठीक है, आहार श्रृंखला क्या करेगी, जीवों की भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को दर्शाएगी और ये ऊर्जा प्रवाह को दर्शाएगी। चलो ठीक है, इसमें यहाँ बताया जाता है कि कौन जीव किसको किसे खाता है। इसे में ऊर्जा उत्पादक से उपभोक्ता फिर अपमार्जक तक जाती है। इसका संबंध जीवों की खाने की आदतों से होता है। यहाँ एक क्रमबद्ध श्रृंखला है। यह ठीक है, यहाँ एक व्यापारक अवधारणा है और यहाँ पे लिख देंगे अपन कि यहाँ मुख्य उद्देश्य पारितंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण को समझाना है। जो जमे अच्छे से जमे, 2 क्वेश्चन कर लेना है, 2 या 3 कर लेना बस। कर लोगे आगे से, करोगे नहीं करोगे के तो दो रे हो नमूना होन कि दो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, आपने हमने क्या देखा होगा कि तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू और इमली का रस से साफ करते हुए अवश्य देखा होगा उन्हें। ठीक है, आपने तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते हुए अवश्य देखा होगा। हाँ साफ करें माई ने करे होगा, नहीं तो छोरे ने करे होगा, हमने कहा करे। ठीक है, यहाँ खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है। ठीक है, तो देखो तांबा जो है, तांबे के बर्तन हवा के संपर्क में आने से काले और मटमैले हो जाते हैं। तांबे के जो बर्तन होते हैं वो हवा के संपर्क में आते तो क्या हो जाते हैं, काले हो जाते हैं और मटमैले हो जाते हैं। नींबू और इमली के खट्टे पदार्थ है। नींबू और इमली क्या है, खट्टे पदार्थ है। इनमें क्या पाया जाएगा, अम्ल। तो अम्ल पाया जाता, तो अम्ल जो है तांबे पर जमी काली परत को घोल देता है। इससे गंदगी दूर हट जाती है, बर्तन फिर से साफ और चमकदार हो जाता है। इसलिए नींबू या इमली के रस से तांबे के बर्तन अच्छी तरह साफ हो जाते हैं। सिंपल सी बात है कि भैया काला मट जो बर्तन हो गया, वो काला मट को जो कालो कालो रंग है, वो कालो कालो रंग हेर देगा कौन, इमली को रस। ठीक है, तो तांबे के बर्तन हवा के संपर्क में आते हैं तो काले और मटमैले हो जाते हैं, और नींबू और इमली खट्टे पदार्थ हैं क्योंकि इनमें अम्ल होता है, और यहाँ अम्ल तांबे पर जमी काली परत को घोल देता है। इससे गंदगी हट जाएगी, बर्तन फिर से साफ और चमकदार हो जाएंगे। इसलिए नींबू या इमली के रस से तांबे के बर्तन अच्छी तरह साफ हो जाते हैं। हो गया। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं। देखो आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण होता है। क्या होता है, इनमें मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण होता है और इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं। सीधी सी बात है, बहुत ही ज्यादा सिंपल, कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और पढ़ो ऐसे इतना सरल लैंग्वेज में बनाया है, खासला है और तुम्हारे सरल फिर ये अब भी नहीं हो तो फिर मर जा रहे हैं, मतलब जीना मजे में नहीं, सब मामला हो गया रे। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण होता है जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए इनके गलनांक उच्च होते हैं। अब थोड़ी देर रुक जाऊं, कहीं रोक दो यार वीडियो के, थक गो गलो, पानी नहीं पी लो। कोई भी नहीं कहेगा कि पानी नहीं पी लो, पी लें तो पानी। 43 मिनट तो एक ही जगह बनाते। चलिए अब अपन यहाँ से फिर से शुरू करते हैं कि सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। बहुत ही सिंपल है। देखो सोडियम को केरोसिन के तेल में इसलिए डुबा कर रखा जाता है क्योंकि यहाँ एक अत्यधिक क्रियाशील धातु है। ऐसी धातु है कि यदि इसको अपन ऑक्सीजन में खुला छोड़ दे तो ये बहुत ही जल्दी क्रिया कर लेगी। ठीक है भैया, सोडियम एक अधिक क्रियाशील धातु है जिसके कारण यहाँ ऑक्सीजन के साथ अति शीघ्र क्रिया कर देती है। यदि हम इसे हवा में खुला छोड़ दे तो यह तुरंत आग पकड़ लेती है। अब सब आग पकड़ ले तो ऐसा आदमी के खून निपटे, ऐसे तो पटक के रखो
चिमनी का तेल में। ठीक है भैया, सही में ही बात नहीं आई है। तो सोडियम जो है आपकी एक अति क्रियाशील धातु है, अत्यधिक क्रियाशील धातु बोल सकते हैं, अति बोल सकते हैं, कुछ भी लिख दो। सोडियम एक अत्यधिक क्रियाशील धातु है जिसके कारण यहाँ ऑक्सीजन के साथ अतिशीघ्र क्रिया कर लेती है। यदि हम इसे हवा में खुला छोड़ दें तो यहाँ आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे केरोसिन के तेल में डुबोकर रखते हैं। इसलिए क्या करते हैं, इसे केरोसिन के तेल में डुबोकर रखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, क्या कह रहा है, निम्न हार्मोन्स में से प्रत्येक का एक एक कार्य लिखिए। निम्नलिखित हार्मोन से उसमें से प्रत्येक का एक एक कार्य लिखना है। थायरोक्सिन है, तो थायरोक्सिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा की चयापचय क्रियाओं का नियमन करता है। इंसुलिन जो होता है रक्त की शर्करा को नियंत्रित करता है, मतलब शुगर की जो शिकायत है यह इंसुलिन की मात्रा बढ़ने से, कम होने से, इसके लिए शुगर की शिकायत होती है, शर्करा का नियमन यही करता है। एड्रेनालिन, एड्रेनेलिन, ठीक है, नालिन ये यहाँ लिखा सही नाम वो एड्रेनेलिन। देखो, शरीर के विभिन्न भागों में रक्त प्रवाह, हृदय की स्पंदन गति बढ़ाता है। वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि एवं विकास का नियमन करता है। टेस्टोस्टेरोन मनुष्य में यौवन आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों का नियमन करता है। हो गया भैया, यहां से आप इसको क्वेश्चन को देख सकते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र बताना है आपको, तो मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र ये रहा आपके सामने। ठीक है, इसके अलावा अगला जो है, किसी क्षण चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र के लिए रेखाएं खींचना है, तो कुछ भी नहीं करना है भाई साहब, ये आपका क्षण चुंबक हो गया, ये तो याद ही होगा आपको। ये एन ध्रुव है, ये एस ध्रुव है, तो एन से निकलती है एस की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, एन से निकलती है एस की ओर प्रवाहित करती है, एन से निकलती है एस की ओर प्रवाहित होती है। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर देखो, इसमें एन यहाँ बनाया है, तो एन से निकलेगी, देखो इधर की तरफ गई है, तो इसलिए तीर का निशान इसने ऐसा लगाया। आप एन इधर लिख दो, तो मतलब एन से जानी है, ये इधर ध्यान रखना है। कर लोगे भैया क्वेश्चन नंबर 20, 19 मस्तिष्क, ये चित्र तो आपको बनाना ही पड़ेगा। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है, इसका मैंने सेपरेट वीडियो डाल दिया बेटा, क्योंकि यहाँ पे समय बर्बाद नहीं करूंगा। इसका आप दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम ये बोल देना कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है, बाय NCERT कोचिंग बोल देना, क्लियर तरीके से समझ में जाए, क्योंकि यहाँ पे समय लगेगा उसको समझाने। कर पाओगे, बोलो हाँ या ना। इस साल 99% चांस है इसके आने के, इसको ऐसे मत समझ लेना बेटा क्या है, पर कुछ चीज ऐसी जो डायरेक्टली मैंने डाल रखी है तो उनको वहां पे देख सकते हैं। देखो, संयोजन अभिक्रिया को समझाना है, वियोजन अभिक्रिया को समझाना है, विस्थापन को समझाना और द्विविस्थापन को समझाना है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले समझेंगे संयोजन, बहुत ही सिंपल। संयोजन में कुछ भी नहीं है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं। दो मिलेंगे, C+O2 एक बनाएगा, बस CO2। बोलो जल्दी से कि जब दो अभिकारक मिलते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल का मतलब है कि आपका एक उत्पाद बनाएगा, सिंपल सी बात है, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। कि जब दो अभिकारक मिलते हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण तुम्हारे सामने लिख ही दिया मैंने, C+O2 CO2। कर पाओगे भैया, जल्दी से फटाफट करो। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो संयोजन समझ में आ गया आपको। ठीक है, ये आप यहाँ पर अभिकारक भी लिख सकते हैं, मतलब अभिकारक का मतलब ये है कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जिस ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उनसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हो गया। वियोजन अभिक्रिया बहुत ही सिंपल है, आप खुद ही वियोजन अभिक्रिया को कर सकते हैं। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत क्या आएगा कि वे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एकल अभिकारक, ठीक है, एक अभिकारक रहेगा इसमें, ठीक है, और टूट जाता है और दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे अपन कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक टूटने के लिए प्रायः ऊष्मा, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, याद रहेगा। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटता है, एकल
अभिकारक टूटेगा और कितना बनाएगा, 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, उसे कहते हैं अपन कि, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। उदाहरण क्या है, उदाहरण में आपको यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई समस्या नहीं। H2O भी लिख सकते हो आप, H2O, तो H2O में H2 प्लस O2 आ जाएगा ये, ठीक है, और O2 है, O 2 बार करेंगे, जैसे O 2 बार करेंगे तो यहाँ पे 2 का गुना करना पड़ेगा, तो ये भी लिख सकते हैं आप। वियोजन का उदाहरण, बहुत सारे वियोजन का उदाहरण है। अच्छा, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखो विस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होगा कि इसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देगा। हैं भैया, रामचरण जो है वो कालीचरण को हटा देगा, एक लात दूंगा तो कालीचरण फेंक दूंगा, भगा देगा, और कालीचरण की जगह बैठ जाएगा, बस कुछ नहीं है। तो रामचरण कौन है यहाँ, रामचरण देखो ध्यान से आप, ये दिख रहा है ZN, दिख रहा है ZN, दिख गया, ZN हो गया। अब ZN जो होगा, इसने किसको भगाएगा, इस कापर को भगाएगा, ये हटाओ, उठ, तो सबसे बाहर फेंक दिया, देखो ध्यान से, और इसकी जगह पे जाके ये बैठ गया। तो कैसे हुआ, ZN प्लस CuSO4, ठीक है, और Cu को बाहर फेंक दिया, हट रहे हो, लात दूं फेंक दूंगा, तो बैठ के जाके कौन, ZnSO4, लो साहब, खत्म, ज्यादा पछने की जरूरत नहीं है बाबू। सॉलिड है, एस का मतलब सॉलिड है, AQ का मतलब है कि ये विलयन अवस्था में है, AQ विलयन अवस्था में, कॉपर सॉलिड अवस्था में है, ठीक है। तो वहां अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर सकता है, ये करता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया सिंपल है ये भी, कि इसमें आयनों का आदान प्रदान होगा। आयनों का आदान प्रदान मतलब है कि Na2SO4 है, तो Na2 धनायन है, SO4 ऋणायन है, और BaCl2 है, BaCl2 धनायन ऋणायन, तो ये धन तो नीचे के जाकर स्क्रीन के साथ मिल गया, ये धन इसके साथ आ गया, बस और कुछ भी नहीं है, एक्सचेंज ऑफर, ठीक है। तो ये Na और Cl2 दोनों ने मिलकर बना दिया NaCl, और ये यहाँ से Ba इसके साथ आ गया, Ba, सॉरी गलत कर दिया, ये Ba जो है ये Ba और ये SO4, तो BaSO4 बन गया। कर पाओगे, सिंपल है, ये चीज अपन ने पढ़ ली, पार्ट 1 का ही अभी अभी के लिए, तो याद है सबको बेटा, हो गया, हो गया। अब इसके बाद में अपन अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो देखो श्वसन एक मंद गति की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। जब भी ऊष्मा निकलेगी तो वो कहलाएगी आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब भी कोई भी आपकी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है कि जिसमें ऊष्मा का निकलेगी तो वो कहलाएगी आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, हो गया। तो श्वसन क्या है, एक मंद गति की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है, तो तेल और वसा युक्त पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ठीक है, ऑक्सीकरण ने ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, या फिर अपन लिख सकते हैं उपचयित, लिख लो आप तो, उपचयित सीधी सी बात है, उपचयित लिख दो, गलत, उपचयित कर पाओगे। देखो तेल तथा वसा युक्त पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहते हैं तो उपचयित हो जाते हैं और अपना स्वाद और गंध बदल लेंगे। लो साहब, अब इसको समझने के लिए कोई उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। घरे आया भावना, ए भावना, ओ भावना, थारा घरे आया है भावना, तो भावना के लिए बनानी पड़ेगी चिप्स, तलना पड़ेगा पापड़, ठीक है, और भी नहीं तो जल जाएगा उनका काकड़, ठीक है। तो बेटा जैसे पापड़ चीज लोगे, तलोगे, कुरली तलोगे, चिप्स तलोगे, तो थोड़े समय के लिए तो वे अच्छी लगेगी ताजी ताजी, 4 घंटा 5 घंटा बाद खाई जाओगे, अलग तरह का स्वाद हो जाएगा। तो वो यही मैटर है बेटा कि
कि क्या हुआ है कि तेल और वसा युक्त पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहते हैं तो उपचयित हो जाते हैं और अपना स्वाद और गंध बदल लेते हैं, ठीक है, और गंध बदल लेते हैं। तो इसलिए इसे कम करने के लिए सक्रिय गैस नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। बस समझ में आ गया भैया। अगला याद रहेगा, देखो विकृत गंधिता की उस घटना को है, क्या रहेगा, विकृत गंधिता, जो चिप्स और पापड़ अपना स्वाद गंध बदले तो विकृत गंधिता कहते हैं। और उसको बचाने के लिए, विकृत गंधिता से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं, मतलब भरते हैं। हृदय का नामांकित चित्र, यहाँ से ताड़ा टेढ़ा नहीं करना है, ठीक है। आपको हृदय का चित्र आपकी स्कूल में कोचिंग में पढ़ाया होगा बेटा, नहीं तो एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक करवा दूंगा पूरे चित्र की, ठीक है। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर देखिए, वायवीय का दूसरा नाम है ऑक्सी, अवायवीय यानी कि अनाक्सी, एक एनाक्सी नहीं अनाक्सी है, ठीक है। देखो ऑक्सी यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता, अनाक्सी यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता की जरूरत नहीं है। यहाँ क्रिया कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में घटित में पूर्ण होती है, यहाँ क्रिया कोशिका द्रव्य में घटित एवं पूर्ण होती है, तो इसको घटित क्यों लिखो, डायरेक्ट लिखो। यहाँ क्रिया कोशिका द्रव्यों के माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है और ये यहाँ क्रिया कोशिका द्रव्यों में संपन्न होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होता है, इस क्रिया में ग्लूकोज का अपूर्ण अपघटन होता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ने CO2 और जल उत्पन्न होते हैं। इस क्रिया में, ठीक है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, ठीक है भैया। इसके बाद में यहाँ इस श्वसन में बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है। ये कर सकते हैं ये चीज वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर, पहले ऑलरेडी पढ़ा दिया ये भी वीडियो मैंने, समझने के लिए आप सर्च भी कर सकते हो, वैसे याद भी है ना अधिकतर हमारे बच्चों को। यहाँ पर क्या रिवीजन नोट्स है, वो तो सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर जो 23 है, यहाँ पर फोटो लगेगा, ठीक है। गलती से हमारी टीम ने क्या किया है, फोटो नहीं लगाया बेटा और लिख दिया फोटो लगेगा, मतलब यहाँ पर फोटो लगाना था कॉपी में से, कोई दिक्कत नहीं है। यही प्रश्न आप हूबहू प्रश्न मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। जैसे आप सर्च करोगे तो वीडियो आ जाएगा, ये सर्च कर लेना इस तरीके से और बाय NCERT कोचिंग लिख देना इस तरीके से ना बेटा, क्वेश्चन मिल जाएगा, पढ़ा दिया मैंने पहले से ही। अच्छा, अब इसका अथवा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परावर्तन के नियम लिखे। देखो प्रकाश का जो परावर्तन होता है ना बेटा, उसमें ऐसा होता है कि ये होता है तल, सबको याद भी है। प्रकाश की किरण इधर से ही, इसको आपतित किरण कहते हैं, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। और ये बीच वाला जो मैटर होता है, क्या लपड़ा हो गया रे, फिर से एक बार और रखिए, ये हो गया, इसको कहते हैं बेटा आपतित किरण, ये होती है परावर्तित किरण। और ये बीच वाला जो मैटर है ये रहता है आपका अभिलंब। तो ये इधर की है आपकी आपतित किरण, ध्यान रखना है, आपतित किरण, और इधर की है आपकी परावर्तित किरण। देखो आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के बीच में जो बना कोण है ना, वो बराबर होता है हमेशा, ठीक है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो बना कोण होता है वो बराबर होता है। अच्छा, आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में बनने वाले कोण को कहते हैं अपन आपतन कोण। गलत बोल दिया मैंने, गलती से मैंने परावर्तित बोल देता है ना, कोई दिक्कत नहीं, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में बनता जो कोण कहता है परावर्तन कोण। तो आपतन कोण जो होता है ना, वो हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, ठीक है। आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अच्छा, इधर की है आपतित किरण, इधर की है परावर्तित किरण, और बीच वाला है अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, बस सीधी सी बात है, ये हो गया अब परावर्तन के नियम। अच्छा, अब अवतल दर्पण के 3 उपयोग बताने हैं। देखो अवतल दर्पण का जो उपयोग है ना, वो होता है दाढ़ी बनाने में, शेविंग करते नहीं दाढ़ी, तो उसमें बनाने में इसका अवतल दर्पण का उपयोग। और बेटा मैंने बहुत ही बढ़िया एक इस वीडियो में समझाया भी है, चित्र के प्रैक्टिकल माध्यम से, चाहो तो वहां से भी कर सकते हो, यहाँ भी समझा देता हूँ। दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग करते हैं। गाड़ी की जो हेडलाइट है, हेडलाइट मतलब अग्रदीपन जो बोलते हैं अपन, ठीक है, बंचल लोग करें ना वो ही। तो गाड़ी की जो अग्र हेडलाइट होती है ना, हेडलाइट, वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं उसको बनाने में। लेजर
लेजर लाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, परावर्तक दूरबीन में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा, दाढ़ी बनाने में, गाड़ी की हेडलाइट में, लेजर लाइट में, परावर्तक दूरबीन में और बड़ा प्रतिबिंब बनाने में, इन सब में आपके अवतल दर्पण का यूज होता है। नाउ इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन आंसर है और इस तरीके से मैंने बेटा क्वेश्चन नंबर जो 23 है वहां तक आपको सेट है पूरी तरीके से सॉल्यूशन करा दिया है। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर साइंस का सेट ए अच्छे से सोल्व कराया है। बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए सेट बी लेकर आऊंगा। यदि आप जिस तरह से कहोगे कि नहीं सॉल्यूशन के साथ दो तो ठीक है, बिना सॉल्यूशन से देंगे तो वो भी चलेगा। जैसा आप लोग बताना चाहोगे वैसे ही अपन करने के लिए तैयार हैं, पर लेकिन सपोर्ट पूरा दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना है। वास्तविकता और अभी तक आपने मॉडल पेपर और स्पेशल पीडीएफ नहीं ली है तो जरूर लो, क्योंकि वहां पर कुछ चीजें यहाँ से कुछ चीजें वहां से मिलकर अपना बिल्कुल 75 के 75 नंबर अपन कवर करने वाले हैं। तो पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन जरूर करिएगा और ईमानदारी से आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करो, है ना, ईमानदारी से। ठीक है, वो मेहनत की है और मेहनत की है तो उसका फल दीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।